आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट दीक्षांतरी शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने न्याय के आस चैनल में। और आज हम वकील साहब से बात करेंगे कि जब कोर्ट किसी महिला के फेवर में मेंटेनेंस को पास कर देती है, एक धनराशि उसके फेवर में डिक्लेयर करा देती है, तो उसके बाद भी पति जो है उस मेंटेनेंस से भागते हैं। मेंटेनेंस ना देना पड़े इसकी वजह से कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं सालों साल, और इसकी प्रोसीडिंग सालों साल चलती रहती है और जो पति हैं उसकी कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करते हैं। तो वकील साहब बताइए कि अगर किसी पति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है कोर्ट, और पति कोर्ट में नहीं अपीयर हो रहा है और उस अवार्ड का पालन नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है अपनी पत्नी को, तो उसके बाद क्या रास्ता बच जाता है उस महिला के पास? कैसे वो रिकवरी अपने मतलब उस मेंटेनेंस की करा सकती है कोर्ट के ऑर्डर की? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ। एक महिला जिसने सालों साल लड़के मेंटेनेंस पाया और मेंटेनेंस पाने के बाद भी उसे सालों साल लड़ना पड़ता है कि उसको मेंटेनेंस मिल जाए, क्योंकि पाने और मिलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ऐसी महिलाएं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कोर्ट में फाइल करती हैं और उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को फाइल होने के बाद भी उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता। ऐसी महिलाओं को ये चाहिए कि एग्जीक्यूशन जो फाइल करें वो एक स्पीडली उसको चलाएं, और ऐसे पति के यदि वो जॉब कर रहा है कहीं पे तो तुरंत एक एप्लीकेशन दें कि फला जगह पर ये जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी को अटैच कर लिया जाए। तो न्यायालय को उसकी सैलरी को अटैच करना ही पड़ेगा। सबसे आसान रास्ता है जो सैलरीड पर्सन है। लेकिन चूंकि इस सैलरी को अटैच करने में भी सालों साल महिलाएं लगा देती हैं, तो उनको पहली डेट पर ही जब आप फाइल करते हैं कोर्ट उसको नोटिस जारी करेगा और उस साथ साथ एक एप्लीकेशन मूव कर दें कि इसकी सैलरी को अटैच कर लें। एक तो तरीका ये है सबसे आसान। दूसरा, ऐसे लोग जो सैलरीड नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे लोगों की रिकवरी करने के लिए उस पत्नी को ये चाहिए कि जब उसकी प्रोसीडिंग चल रही हो 125, तो उसकी तैयारी तभी कर ले। और कैसे कर ले? उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे गाड़ी है, कोई सोने चांदी के सामान हैं, उसके बैंक के लॉकर्स हैं, ऐसी चीजों का, और बहुत सारा सामान घर का जो कीमती हो सकता है, ऐसे सामान को वो लिस्ट एक तैयार कर ले, उसको प्रॉपर तरीके से बना ले और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जिस फाइल करे तो उसके साथ ही उसको भी फाइल करे कि साहब इसके पास ये संपत्ति है, इस संपत्ति को अटैच कर लो। तीसरा रास्ता जो आता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज का। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे मकान है पति के नाम से, कोई जमीन है, खेती की जमीन है, प्लॉट्स हैं, कोई भी ऐसी स्थायी संपत्ति, उसको भी एक पूरी जानकारी 125 की प्रोसीडिंग के टाइम पर ही ले। क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद लेगी तो समय लगेगा। उस लाभ को लेंगे, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो टाइम खराब होगा उस लाभ को लेने के लिए पहली फर्स्ट डेट पर एग्जीक्यूशन के साथ उसकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट फाइल कर दे कि ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको अटैच करो, अगर ये पैसा नहीं दे रहा है तो। ये रास्ते हैं किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को बहुत जल्द से चलाने के लिए। ओके, चलिए, ये तो बात हुई कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की और मूवेबल प्रॉपर्टी की। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कोई लड़के के नाम होती नहीं है, और होती भी है तो वो अपने फादर और मदर के नाम ट्रांसफर कर देते हैं जी। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? देखो, जो अगर किसी लड़के ने अपने फादर या मदर के नाम से गिफ्ट डीड कर दी है तो ऐसी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। अच्छा। क्योंकि उसने गिफ्ट किया है, लड़के की संपत्ति थी, गिफ्ट किया है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप लोग सभी जानते हैं कि जो ऊपर से मिलती है, दादालाई होती है। ऐसी संपत्ति में उस लड़के का जो हिस्सा है, भले ही उस लड़के के फादर भी जिंदा हो, यानी कि ससुर भी जिंदा हो, तो भी ऐसी प्रॉपर्टी का उतना पार्ट जो उस लड़के को आता है वो अटैच किया जा सकता है। अच्छा। तो ऐसा कानून इतना कमजोर नहीं है कि अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना करा सके, लेकिन कानून जानना चाहिए और अदालत में ठीक से सारी चीजें बतानी चाहिए। हाँ, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, मतलब उसमें जैसे बेदखल कर दिया जाता है कभी,
बेदखली का भी नहीं, इसमें इससे ज़्यादातर कोई नहीं बचता है, वो तो प्रॉपर्टीज हैं। बहुत से पेरेंट्स जो है मतलब मेंटेनेंस ना देना पड़े उसके डर से अपना बच्चे को बेदखल कर देते हैं, दिखा देते हैं कि भाई हमारा तो लड़का हमने बेदखल कर दिया है तो हम इसके लिए लायबल नहीं है। नहीं, यहाँ दो चीजों को मिक्सअप नहीं कर सकते। किसी को बेदखल करना अपने घर से, अगर मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बेदखल करना वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, भले ही आपने बेदखल कर दिया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उस लड़के का राइट कभी कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं निकाल सकता, तो उसके पार्ट का जितना मालिक होता है वो अटैच हो सकता है, चाहे बेदखल करे या ना करे, उसका कोई फर्क नहीं लगता है। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि भाई प्राइवेट जॉब है तो उसकी सैलरी को अटैच करते हैं। चलिए, ये तो सब बातें आपने बताई कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी अटैच होगी, या किसी के नाम मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो अटैच हो जाएगी। लेकिन कहीं पर देखा जाता है कि सैलरीड पर्सन भी अपनी मेंटेनेंस बचाने के चक्कर में अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने किसी पेरेंट्स के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस चीज़ का मतलब कैसे बचाव किया जाए, उसके उसके अगेंस्ट में कैसे मेंटेनेंस रिकवर किया जाए? देखिए, जब न्यायालय को ये लगता है कि किसी भी तरीके से वो मेंटेनेंस वसूल नहीं कर पा रहा है और पति या जिसके भी खिलाफ मेंटेनेंस का आदेश है वो जानबूझकर बच रहा है उस मेंटेनेंस को देने से, तो अंत में न्यायालय के पास उसको गिरफ्तार करने का भी एक ऑप्शन आ जाता है। अच्छा। और न्यायालय ऐसे मामलों में अरेस्ट वारंट इशू कर देता है। होता क्या है कि कई बार कोर्ट जब अरेस्ट वारंट इशू करते हैं तो बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। तो और वो जल्दबाजी इसलिए करते हैं कि कोर्ट में उनको लगता है कि भाई एक साथ ही वारंट इशू कर दें, रिकवरी वारंट इशू कर दें, अरेस्ट वारंट इशू कर दें, वो गलत हो जाता है। फिर ऐसे मामलों में पति उसको हाई कोर्ट चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट से डिसमिस हो जाता है। तो बहुत जल्दबाजी अरेस्ट वारंट की इशू करने की नहीं करानी चाहिए किसी भी महिला को, क्योंकि उसमें ये डिले टैक्टिक्स होती हैं और वो उतना ही डिले होते चला जाता है। तो ऐसे मामलों में जब कहीं नहीं बचता है तो कोर्ट संबंधित थाने को एक आदेश देती है उसको गिरफ्तार कर लाने का। और ये ऐसे मामले हैं मेंटेनेंस के, अगर पति एक बार गिरफ्तार हो जाएगा तो वो मेंटेनेंस दिए बिना उसको जेल से नहीं निकलेगा, यदि ठीक से कोर्ट के सामने प्लीड किया जाए, न्यायालय को कानूनों से अवगत कराया जाए। क्योंकि इसमें कानून ये है कि 1 महीने के डिफॉल्ट के लिए 1 महीने की जेल है। अच्छा। और ये कंटिन्यूटी में चलने वाला एक सेमी क्रिमिनल ऑफेंस होता है। क्रिमिनल तो नहीं कह सकते, एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूटी में चलती है। 1 महीने का मेंटेनेंस हुआ, 1 महीने का जेल हो गया, दूसरे महीने का तैयार हो गया, तो दूसरे महीने का नहीं देगा तो फिर जेल रहेगा। तो ये इस तरह के मामले होते हैं। तो ये उपाय अंतिम उपाय है और न्यायालय वारंट इशू करके ऐसा अमाउंट रिकवर करा सकता है। अच्छा। अब लेकिन एक सवाल और पैदा होगा आपके दिमाग में भी और बाकी लोगों को देखने वाले, क्या आदमी जेल चला गया तो क्या मेंटेनेंस खत्म हो गया पिछला? नहीं, इसका उत्तर नहीं में है। मेंटेनेंस कभी खत्म नहीं होता। हस्बैंड या जिसके खिलाफ मेंटेनेंस वो जेल भी चला गया और जेल से रिलीज भी हो गया तो भी वो अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा। वो अमाउंट को रिकवर करने का प्रोसेस चलता ही रहेगा, उसको अमाउंट देना ही होगा। चलिए, आपने बताया कि इस तरीके से रिकवरी वारंट कोर्ट जारी करेगी और फिर संबंधित थाने में वहाँ से एड्रेस पे उसको उस पति को मतलब या एक्यूज्ड को अरेस्ट करके लाएगी पुलिस और कोर्ट में मतलब जेल भेजेगी। लेकिन कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि कभी मेंटेनेंस जो है अवार्ड हो चुका है किसी महिला के फेवर में, लेकिन वो महिला जो है मतलब उस मेंटेनेंस को लेने के लिए सोचती है कि अब तो ये पारित हो ही है, मिल ही जाएगा। तो उसमें कोई समय सीमा निर्धारित है या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको एप्लीकेशन कोई देनी पड़ेगी या उसको लेने के लिए कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होगी? जी, उसी को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कहते हैं, निष्पादन की कार्यवाहियाँ। अच्छा। किसी आदेश को एग्जीक्यूट कराने का वो एक प्रोसेस, एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करना पड़ेगा। और समय सीमा का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। केवल 1 साल तक के मेंटेनेंस के लिए ही कोई एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन
निष्पादन की जो प्रार्थना पत्र है वो प्रस्तुत किया जा सकता है न्यायालय के सामने। यदि आपने 1 साल काम नहीं मांगा है तो वो फिर मेंटेनेंस के लिए एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं आ पाएंगी। अच्छा। ये 1 साल के अंदर कर देना चाहिए आपको। और यहाँ पे एक है कि कई बार महिलाएं जैसे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं कर पाई, 1 साल निकल गया, 4-5 साल का इकट्ठा हो गया और उन्होंने फाइल किया, तो ऐसे केसेस में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और उसमें ये कहा कि यदि ऐसे कोई मामले होते हैं तो उसमें महिलाओं को 1 साल से अगर ज्यादा कर दिया है, वो टाइम बार्ड कहते हैं, टाइम निकाल दिया आपने उसके एप्लीकेशन, तो उसके लिए अदालत के सामने पति को गिरफ्तार कराने का चारा नहीं होगा। मतलब उसके पास पति को ऐसे मामलों में गिरफ्तार रिकवरी अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकता है, लेकिन रिकवरी वारंट इशू करेगा। रिकवरी वारंट और अरेस्ट वारंट में फर्क है। रिकवरी वारंट जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए, उसकी सैलरी अटैच कर दी, ये सब अटैच करने का होता है रिकवरी वारंट। लेकिन जो लास्ट रिसोर्स मैंने बताया, रिकोर्स जो है कोर्ट के सामने कि उसको अरेस्ट कर लें, ऐसे मामलों में फिर अरेस्ट वारंट इशू करने कोर्ट नहीं कर पाएगा, रिकवरी करता रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि 1 साल तक के अंदर ही कोर्ट में एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग फाइल कर दें, ऐसा है। और फिर एक चीज और यहां मैं बता दूं, कई बार होता क्या है कि महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि जब अपने एडवोकेट्स के पास जाती हैं तो वो लॉयर्स 1-1 साल के एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जैसे 1 साल का पूरा हुआ, एक चल रहा है वो नहीं दे रहा है, उसमें कुछ भी नहीं दे रहा है, 1 साल फिर आगे आया तो उसमें फिर उन्होंने फाइल करना शुरू कर दिया, एक नई एप्लीकेशन फाइल कर दी। ऐसे मामले गलत हैं और यहाँ महिलाओं पर बोझ पड़ता है, जो कि हर एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग कोर्ट में फाइल करेंगे लॉयर्स, उसके लिए अपनी फीस अलग से मांगेंगे और बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि जो आपने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल कर रखी है उसी में एक एप्लीकेशन फ्रेश, उसी में एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगा दें कि साहब अब अमाउंट इतना हो गया है, तो फ्रेश एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से यूपी जो फैमिली कोर्ट रूल्स हैं उसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि आपको फ्रेश किसी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने महिलाओं के फेवर में ये। और इसी प्रॉब्लम से महिलाएं बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हैं कि हमने केस भी फाइल कर दिया है, मेंटेनेंस भी हमारे फेवर में हो गया है, लेकिन अब तक भी हमें मेंटेनेंस नहीं मिला। सालों साल, 10 साल मतलब मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है महिलाओं को अपनी लॉ की जानकारी ना होने के कारण। तो आपने ये जो प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी लेते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।